नमस्कार, कोर्ट में आपका स्वागत है। भारत की अदालतों में करोड़ों मामले संपत्ति पर उत्तराधिकार अथवा सक्सेशन को लेकर लंबित हैं। क्योंकि भारत के लोग अपने जीवन काल में संपत्ति का बंटवारा नहीं करते और वसीयत भी नहीं करते, तो उनके मरने के बाद इसी प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर होने वाले मुकदमों में कोर्ट का समय और संसाधन दोनों बर्बाद हो रहा है। The importance of a will is often undermined or ignored by individuals, and they therefore shy away from making a will. Probably in the belief that things and situations have the inbuilt ability to resolve themselves. मौत के बाद अपनी जायदाद के इस्तेमाल का हक किसी को सौंपने का फैसला अपने जीते जी लेना वसीयत या विल कहलाता है। आज का कोर्टनामा वसीयत की तकनीकी जानकारी पर है। वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ लेटेस्ट केस और अन्य जानकारी देने का प्रयास किया है, इसलिए आप पूरा वीडियो जरूर देखें। वसीयत करने वाला वसीयत या विल में यह बताता है कि उसकी मौत के बाद उसकी जायदाद का कितना हिस्सा किसे मिलेगा। अगर बेटियों को भी हक देना चाहते हैं तो वसीयत से ऐसा करना पक्का हो जाता है। अगर किसी ने वसीयत नहीं कराई है और उसकी मौत हो जाए तो जायदाद के बंटवारे को लेकर पारिवारिक या प्रॉपर्टी पर किसी अनजान आदमी के कब्जे का भी अंदेशा बना रहता है। खुद की कमाई हुई चल संपत्ति जैसे कैश, घरेलू सामान, गहने, बैंक में जमा रकम, पीएफ शेयर्स, किसी कंपनी की हिस्सेदारी, खुद की कमाई हुई अचल संपत्ति जैसे जमीन, मकान, दुकान, खेत आदि, इन सब की वसीयत की जा सकती है। पुरखों से मिली कोई भी चल या अचल संपत्ति जो आपके नाम है, इन सब की वसीयत या विल की जा सकती है। वैसे तो रिटायरमेंट के फौरन बाद ही वसीयत देना करा देना अच्छा होता है, पर वर्तमान में कोरोना महामारी को देखते हुए या अगर कोई शख्स कम उम्र में किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो वसीयत पहले भी कराई जा सकती है। वसीयत का कोई तय फार्म नहीं होता, वो सादे कागज पर भी लिख सकते हैं। अपने हाथ से लिखी वसीयत ज्यादा अच्छी रहती है। ज्यादा जिसके नाम कर रहे हैं उसके बारे में साफ तौर से लिखें। उसका नाम, पिता का नाम और पता, उसके साथ आपका रिश्ता जरूर बताएं। अपनी पूरी जायदाद की ही वसीयत करनी चाहिए। जिस जायदाद की वसीयत नहीं की जाएगी उस पर मौत के बाद झगड़ा होने का खतरा हमेशा बना रहता है। अगर पार्टनर के साथ कोई ज्वाइंट प्रॉपर्टी है तो केवल उस जायदाद की ही वसीयत की जा सकती है जो वसीयत करने वाले के नाम है। पार्टनर की जायदाद की वसीयत का अधिकार पार्टनर को ही है। अगर दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं तो एक पार्टनर सिर्फ 50% हिस्से की ही वसीयत कर सकता है। वसीयत किसी भाषा में कर सकते हैं, स्टाम्प ड्यूटी अनिवार्य नहीं है। वसीयत में कभी भी और कितनी भी बार आप बदलाव कर सकते हैं। कोशिश करें कि वसीयत छोटी हो और एक पेज में आ जाए। इसमें बार बार विटनेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक से ज्यादा पेज में आए तो हर पेज पर दोनों गवाहों के दस्तखत जरूर करवाएं। बिना वजह बेटियों को नजरअंदाज ना करें। याद रखें, कानून उन्हें भी बराबर का हक देता है। और मेरी सलाह है कि जो भी वसीयत बनाना चाहते हैं वे लोग अपनी सारी प्रॉपर्टी की एक लिस्ट बनाएं। उस पर अपने ठंडे दिमाग से सोचें कि किसे क्या देना है। सादे कागज पर अपनी हैंडराइटिंग में लिखें, टाइप कराएं कि आप अपने पूरे होशो हवास में यह घोषणा करते हैं कि आपके बाद आपकी जायदाद का कौन सा हिस्सा किसे मिलना चाहिए। और 2 ऐसे लोगों को गवाह बनाएं जो आपकी हैंडराइटिंग या आपके दस्तखत को पहचानते हो। हर पेज पर गवाहों के और अपने दस्तखत करें, अंगूठे भी लगवाएं। बट माई पर्सनल एडवाइस इज दैट द विल शुड बी रजिस्टर्ड. In such a situation, litigation can be avoided because here the heir has the argument that the will which the person who acquired the property has written has been signed by the person decided by the government and for the fixed fees has been paid. इसलिए वसीयत को सब रजिस्ट्रार के ऑफिस के में जाकर उसकी एंट्री करवाएं। वसीयत करवाने की पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग करना अच्छा रहता है। वैसे कानून पे जरूरी नहीं है, लेकिन कई बार वसीयत करने वाले से पहले किसी गवाह की मौत हो जाए तो वसीयत दोबारा बनवानी चाहिए। दोबारा वसीयत बनवाते समय पहली वसीयत को कैंसिल करने का जिक्र उस वसीयत में जरूर करें। वसीयत अगर खो जाती है तो भी दोबारा वसीयत बनाएं और बेहतर है कि उसमें थोड़ा फेरबदल करें ताकि पहली वसीयत कैंसिल मान ली जाए। अगर वसीयत करने वाले की मौत हो जाए और गवाहों की मौत एक साथ हो जाए तो वसीयत करने वाले की और गवाह की हैंडराइटिंग ही उसका सबूत है। ऐसे में किसी ऐसे शख्स की तलाश करना चाहिए जो तीनों की हैंडराइटिंग पहचानता हो या तीनों के दस्तखत को पहचानता हो। गवाह उसे ही बनाए जिस पर आपको पूरा भरोसा हो। ऐसा शख्स गवाह नहीं बन सकता जिसे वसीयत में कोई हिस्सा दिया जा रहा है। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से गवाह को वसीयत से कोई फायदा नहीं होना चाहिए। याद रखें, गवाह को अगर प्रॉपर्टी से हिस्सा मिल रहा है तो अदालत गवाही रद्द भी कर सकती है। गवाह पूरे होशोहवास में होना चाहिए, उसकी दिमागी हालत दुरुस्त होना चाहिए और दोनों गवाह तंदुरुस्त और वसीयत करने वाले की उम्र से कुछ कम उम्र के होना चाहिए। दोनों गवाहों में से एक डॉक्टर और एक वकील हो तो इससे अच्छा
कुछ नहीं, क्योंकि डॉक्टर की मौजूदगी ये साबित कर देगी कि वसीयत करने वाला उस समय होशो-हवास में था, स्वस्थ था, उसकी दिमागी हालत दुरुस्त थी। और वकील की मौजूदगी से यह साफ हो जाता है कि वसीयत करने वाले ने इस वसीयत को करते समय कानून को पालन किया है। भारतीय कानून के मुताबिक किसी भी धर्म और भाषा का व्यक्ति वसीयत कर सकता है। ऐसी स्थिति में हिंदू धर्म मानने वालों पर हिंदू लॉ लागू होता है। वसीयत चूंकि पर्सनल लॉ में आती है, इसलिए हिंदू के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और मुसलमानों के लिए शरीयत का कानून है। हिंदू कानून के अनुसार चूंकि बौद्ध, जैन, सिख जनजाति या आदिवासी जिन्हें हम कहते हैं इत्यादि को भी हिंदू ही माना जाता है, इसलिए उन पर हिंदू कानून ही लागू होता है। और मुस्लिम धर्म मानने वालों पर शरीयत के मुताबिक लॉ लागू होता है। मुस्लिम लॉ में 1/3 संपत्ति को ही वसीयत किया जा सकता है। शेष संपत्ति को शरीयत के अनुसार बांटा जाए, ऐसा उनके शरीयत में ऐसा लिखा हुआ है। इसी तरह गैर हिंदू और गैर मुस्लिम लोगों का फैसला इंडियन सक्सेशन एक्ट के मुताबिक होता है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम इसे कहते हैं। 1925 की धारा 59 में इसमें वसीयत का प्रावधान दिया गया है। वसीयत पर अगर कोई उंगली नहीं उठाता है तो सब ठीक है, लेकिन अगर इस मामले में कोई कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है तो कानून पूरे मामले की पड़ताल करेगा। आप अपनी जायदाद की वसीयत की एंट्री जरूर रजिस्टर्ड ऑफिस में कराएं, ताकि इसका फायदा भी आपको मिलेगा। यदि ट्रस्ट के नाम आप वसीयत करते हैं तो उसमें 1.5 लाख रुपए तक की रिबेट टैक्स में मिल जाती है। और ट्रस्ट बनाते समय साफ करना होगा कि कौन ट्रस्टी है और कौन वारिस। ट्रस्ट के नाम वसीयत को कैंसिल भी किया जा सकता है और बदला भी जा सकता है। ट्रस्ट के ट्रस्टी संपत्ति की देखभाल करेंगे और जो इनकम होगी वो वारिसों को मिलेगी। लेकिन याद रखिए, वारिस ट्रस्टी नहीं हो सकते। वसीयत के समय कुछ आम गलतियां होती हैं। कई बार देखने में आया है कि पति अपनी वसीयत में जायदाद का बंटवारा सिर्फ अपने बच्चों के नाम कर देता है, तब पति के न होने की स्थिति में कई बार पत्नी को दिक्कत झेलना पड़ सकती है। पति और पत्नी दोनों अपनी अपनी जायदाद की वसीयत एक दूसरे के नाम से करवाएं तो बेहतर होगा। कई बार कुछ लोग वसीयत रजिस्टर्ड नहीं करवाते हैं। उन्हें लगता है कि रजिस्टर्ड का खर्च प्रॉपर्टी के हिसाब से लगेगा, जो काफी ज्यादा होगा, जबकि जायदाद की कीमत चाहे कितनी भी हो, वसीयत रजिस्टर्ड करवाने का कुल खर्च सिर्फ 200-250 रुपए तक का ही आता है। और यह राशि भी रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा होती है। कुछ लोग काले धन के कारण या अधिक कारणों से जायदाद का पूरा ब्यौरा रजिस्ट्रार के ऑफिस में देने से कतराते हैं। अतः वसीयत में पूरी जायदाद का जिक्र करने में ही भलाई है। अधूरी जायदाद की वसीयत तब तक ही ठीक रहती है जब तक उसे चैलेंज ना किया जाए, वरना बाकी जायदाद पर विवाद हो सकता है। कई बार वसीयत करने वाला इस बात का जिक्र नहीं करता कि रजिस्टर्ड वसीयत के अलावा बाकी कोई भी वसीयत अवैध होगी। अतः वसीयत रजिस्टर्ड करवाते समय उसमें जरूर लिखा जाना चाहिए कि मेरी कोई भी वसीयत जो रजिस्टर्ड नहीं है वो वैलिड ना मानी जाए। कुछ लोग वसीयत करने के बाद खरीदी गई चीजों का जिक्र अपनी वसीयत में नहीं करते, यह स्वाभाविक भी है। अतः वसीयत में जरूर लिखें कि यह वसीयत करने से लेकर मेरे मरने तक अगर मैं कोई और चीज खरीदूंगा तो उसका कौन सा हिस्सा किसे मिलेगा, ये स्पष्ट उसमें उल्लेख होना चाहिए। क्योंकि कई बार लोग वसीयत के बारे में पहले से ही अपने वारिसों को बता देते हैं। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। बता देने से जिसे कम मिलता है, हो सकता है कि वो नाराज हो जाए, वो बहला फुसला भी सकता है या दबाव भी डाल सकता है, आपको खतरे में भी डाल सकता है। तो वसीयत रजिस्टर्ड करवाने के लिए लोग दलालों के चक्कर ही फंस जाते हैं, जबकि इसके लिए किसी दलाल या वकील की जरूरत नहीं होती। सिर्फ 250 रुपए अदा करके सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में आप वसीयत रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। तो इसी जानकारी के साथ आज का कोर्टनामा यही समाप्त होता है। आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और लास्ट तक इस वीडियो को देखें ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।